नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल बी इन्फिनिटी सक्सेस जोन में। और आज हम बात करेंगे हिंदी पुस्तक अंतराल पूरक की, जिसमें हम बात करेंगे जिसका एक अध्याय है अपना मलबा खाओ उजाड़ू सभ्यता के बारे में, जिसको लिखते हैं प्रभाष जोशी। और ये हम जो स्टोरी आपको बताएंगे वो एग्ज़ाम पर्पस से बताएंगे, आप इसको ध्यान से आप सुनते रहिए। बहुत बच्चों को एग्ज़ाम पर्पस से कई स्टोरी समझ में नहीं आती, जब हम उसको बताएंगे तो धीरे धीरे उस स्टोरी को आप साथ में नोट करते चलिएगा। अब सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि स्टोरी को लिखा किसने है, इस कहानी के लेखक कौन है। प्रभाष जोशी, इनका जन्म सन 1937 में हुआ है और जन्म परिचय डॉक्टर प्रभाष जोशी का जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। और जोशी जी ने अपने पत्रकारिता की शुरुआत नई दुनिया के संपादक राजेंद्र माथुर के सानिध्य में की तथा उनसे पत्रकारिता के संस्कार लिए और इंडियन एक्सप्रेस के अहमदाबाद चंडीगढ़ संस्करणों को संपादन, प्रजापति का संपादन किया एवं सर्वोदय संदेश में संपादन सहयोग किया। अब ये क्या काम करते थे? संपादन का काम करते थे। प्रजापति का संपादन किया गया और सर्वोदय एक न्यूज़पेपर है, प्रजापति भी एक न्यूज़पेपर है और इंडियन एक्सप्रेस भी एक न्यूज़पेपर है। आज भी इंडियन एक्सप्रेस जो है वो मार्केट में यानी बाज़ार में उपलब्ध है, आप उसको ले सकते हैं। इंग्लिश का एक अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, जिसमें ये पत्रकारिता करते थे। और साथ ही क्या करते थे? संदेश में संपादन इन्होंने क्या किया? सर्वोदय संदेश में संपादन का सहयोग किया। सन 1983 यानी 1983 में उनके संपादन में जनसत्ता अखबार, आज भी जनसत्ता आता है, जनसत्ता बहुत बड़ा अखबार है, निकला और जिसने हिंदी पत्रकारिता को और नई ऊंचाइयां दी। गांधी, जयप्रकाश नारायण और विनोबा भावे के आदर्शों में यकीन रखने वाले जोशी जी ने सत्ता को सामाजिक सरोकारों से जोड़ा और वह जनसत्ता में नियमित स्तंभ लेखन करते थे और कागतकारी नाम से उनके लेखों का संग्रह प्रकाशित है। सन 2005 में जनसत्ता में लिखे लेखों संपादकीयों का चयन हिंदू होने के धर्म शीर्षक से प्रकाशित होकर आया। अब साहित्य विशेषता इनकी रही है प्रभाष जी में मलबा की मिट्टी के संस्कार गहराई तक रचे हैं और बसे हैं, वह इसी के ताकत पाते हैं। और देशज भाषा के शब्दों को मुख्य धारा में लाकर जोशी जी ने हिंदी पत्रकारिता को एक नया तेवर दिया तथा उसे अनुवाद की कृत्रिम भाषा की जगह बोलचाल की भाषा के करीब लाकर टक्का बनाया। जोशी जी ने पत्रकारिता में खेल, संगीत, सिनेमा, साहित्य जैसे पारंपरिक विषयों पर अत्यंत गंभीर लेखन भी इन्होंने नींव डाली और गंधर्व का गायन किया। गंधर्व ऐसा है कि इसमें टेनिस, क्रिकेट हो या कुमार गंधर्व एक गायन शैली होती है, जैसे राग मारवा हो गया, ठीक है, राग मल्हार हो गया। गंधर्व भी एक तरह का गायन शैली है। इन सब विषयों पर उनका उल्लेख ममस्पर्शी है। अब हम ये चैप्टर शुरू करते हैं। पहले इसके बारे में हम थोड़ी चीज़ें जान लेंगे। अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसी सभ्यता हैं खाओ उजाड़ू। अब ये कैसी सभ्यता है इसके बारे में आप देख रहे हैं। सबसे पहले प्रभाष जोशी का अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में पाठ जनसत्ता अक्टूबर 2006 कागतकारे स्तंभ से उठाया गया है। एक लेख लिखा था इन्होंने कागतकारे और उससे ये उठाया गया है। और साथ में इन्होंने क्या किया? स्तंभ से उठाया गया इस पाठ में लेखक ने मालवा प्रदेश की मिट्टी, बरसात नदियों की स्थिति और उद्गम तथा विस्तार और वहाँ के जीवन शैली के बारे में और वहाँ की संस्कृति के बारे में बात किया है कि जब बरसात आ जाती है तो वहाँ की जीवन शैली कैसी हो जाती है। तो यहाँ पे कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, संस्कृति के बारे में चित्रित किया। पहले के मालवा मादक धरती, गहन गंभीर डगडग रोटी, पक पक नीर तथा अब के मालवा नदी नाले सूख गए, पक पक नीर वाला मालवा सूखा हो गया। तुलना की है जो मालवा अपनी सुख समृद्धि तथा संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था, वही खाओ उजाड़ू सभ्यता में फंसकर उलझ कर रह गया। यहाँ बताते हैं कि खाओ उजाड़ू सभ्यता अमेरिका, यूरोप की देन है, जिसके कारण विकास की औद्योगिक सभ्यता अब उजड़ के अब सभ्यता बन गई है। और इससे
पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। प्राकृतिक पर्यावरण बिगड़ा है, लेकिन लेखक की पर्यावरण संबंधी चिंता मात्र मालवा तक सीमित ना होकर सार्वभौमिक हो गई है। अर्थात इसमें लेखक ने ये कहा है कि हम दिन ब दिन इतना ज़्यादा विकसित हो रहे हैं और इतना ज़्यादा हम आगे समृद्धि कर रहे हैं, और यह हमारा जो देश है ये विकासशील हो रहा है, ये पूरा विश्व जो है ये विकासशील है, और साथ में हम अपनी सभ्यताओं को भूलते जा रहे हैं। हम अपने धरोहर को और अथवा अपनी नींव को तोड़ते, नोचते, मचोड़ते, निचोड़ते जा रहे हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमको लगता है कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, पर लेखक इसमें कहता है हम आगे नहीं बढ़े हैं, जबकि हम अपनी धरोहर को छोड़ के हम और भी पीछे होते जा रहे हैं। हमने अपने धरोहर को भूल गए हैं। इसके बारे में तो जीवन पद्धति, सभ्यता, संस्कृति तथा अपनी धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं, और इस बहाने लेखक ने खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति के पर्यावरणीय विनाश का पूरा खाका चित्र खींचा। सबसे पहले आपको बता देते हैं, ये तो हो गया आपका जो इसका पाठ परिचय, कि छोटा सा हमने एक इसका परिचय दे दिया। इसमें कहते हैं उगते, जैसे पाठ में कहा गया, उगते सूरज को निखरी कोमल धूप राजस्थान में रह गई। मालवा लगा तो आसमान बादलों में छाया गया और काले भूरे बादल थोड़ी देर में लगने लगा कि चौमासा अभी गया नहीं है। चौमासा क्यों आपको बता देते हैं, कई जैसे बच्चों को चौमासे के बारे में पता नहीं होता। चौमासा होता क्या है, जब बारिश का समय आ जाता है और चारों तरफ पानी भर जाता है तो इसको चौमासा बोलते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे जैसे मौसमों को 4 भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया मौसमों को, जैसे ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, पतझड़, शिशिर, हेमंत। ये 6 ऋतुएं हमारे यहाँ मुख्य है। और मैं आपको बता देता हूँ, इन 6 ऋतुओं में जो ऋतुओं का राजा है उसको वसंत बोला जाता है। ठीक है, जैसे कई लेखकों ने भी ये कहा है कि हवा हूँ मैं बसंती हवा हूँ, ना मेरा कहीं ठोर है ना ठिकाना, मुझे तो सिर्फ चलते जाना है। ठीक है, तो ये आगे हम अभी बढ़ रहे हैं। इसके चौमासा अभी भी गया नहीं, जहाँ भी पानी भरा रह सकता था लबालब भरा हुआ है। मटमैला बरसाती पानी था, जितने भी छोटे नदी नाले दिख रहे थे सब बह रहे थे, क्योंकि चौमासे के दिन पता क्या होता है, जो रुके हुए भी नाले होते हैं वो भी क्या होने लगते हैं, वो बढ़ने लगते हैं। आपने देखा होगा जब भी क्या होता है कि गांव में जो नहरें होती है, कैनाल्स, जिसको हम बम्बा भी बोलते हैं हिंदी में, तो जब उसमें क्या है कि पानी छोड़ दिया जाता है या पानी आने लगता है तो वो पूरा का पूरा क्या है, नदी नाले वो सारे भर जाते हैं, तो पानी लबालब हो जाता है और धरती सोख के रख नहीं सकती, और ऊपर से बादल की कभी भी बरस सकते हैं। नवरात्रि की पहली सुबह थी। मालवा के घट स्थापना की तैयारी, गोबर से घर आंगन लीपने और माना जी के ओटले के रंगोली से सजाने की सुबह। आपको बता देते हैं, आज भी हमारा जो देश है वो क्या है कि बहुत विविध संस्कृतियों से मतलब परे नहीं है। हमारे यहाँ पे कहते हैं कि कोस कोस में बानी बदले 3 कोस में पानी, और ये भी कहा जाता है, आज भी आप गांव में जाइए तो वहाँ देखिए, वहाँ कुछ औरतें जो नानी दादियाँ जो है घर को मतलब कच्चे मकान होते हैं और घर को वो गोबर से लीपते हैं, गोबर और मिट्टी से घर लीपे जाते हैं और गोबर और मिट्टी से ही चूल्हे बनाए जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, रंगोली बना दी है और सुबह बहू बेटियों के नहाने धोने और सज कर त्यौहार मनाने में लगने की घड़ी, लेकिन आसमान तो घरू कर रहा है और रास्ते में छोटे स्टेशनों पर महिलाओं की भीड़ थी। मैं उजली चटक धूप लहलाती, और इसमें क्या है कि चटक धूप, यानी चटक धूप का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी हो रही थी, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश भी आने वाली है। आसमान घाव घाव कर रहा था क्योंकि बादल चल रहे हैं। घाव घाव का मतलब क्या होता है कि हिंदी का एक शब्द है जिसमें क्या होता है, बादल जो है वो उमड़ रहे हैं धीरे धीरे, कि बरसात होने के आसार हैं। ज्वार बाजरे सोयाबीन की फसलें, पीले फूल वालों फैलती बेलें और दमकते खर आंगन देखने आया था, लेकिन लग रहा था कि पानी तो गिर के ही रहेगा। यानी क्या है, बादल जो है वो काफ़ी काले हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि मानो बादल अभी बरसने वाला है। और ऐसा नहीं कि नवरात्रि में पानी गिरते नहीं देखा है। क्वार मालवा में मानसून के जाने का महीना होता है और कभी थोड़ा पहले भी चला जाता है, और इस बार तो जाते हुए भी जमे रहने के धौंस दे रहा है। यानी कि जब क्या है कि मानसून जा रहा है तो जाते हुए भी ये बरसने की मतलब पूरी कवायद है इसकी कि ये बरसेगा।
और यही बोल रहा है राइटर, मतलब लेखक ने यही बोला है, कभी थोड़ा पहले ही चला जाता है, इस बार तो जाते हुए भी जमे रहने की धौंस दे रहा है। नागदा स्टेशन पर मीणा जी बिना चीनी की चाय पिलाते हैं, सारे गुरुजी समाचार भी देते हैं, और गई रात कुआलालंपुर में भारत के हारने से दुखी थे, पूछने पर ही मौसम और खेती पर आए। और हाँ, अब की पानी बहुत गिरियो किसान की, हमारी सोयाबीन की फसल तो गली गई, पण अब गेहूं चना अच्छा होएगो, सार में उन्होंने कहा, और दुकान लग गया और एक चाय भजिया उनने अच्छा बनवा के दिया, और हम मियाँ बीवी मज़े में खाते पीते उज्जैन पहुंच गए। उज्जैन कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, महाकालेश्वर की नगरी है उज्जैन। पहुंच गए और रास्ते में शिप्रा मिली, शिप्रा नदी है वो उज्जैन में बहती है, ठीक है। रास्ते में शिप्रा मैया ऐसी भरपूर और बहती हुई तो बरसों में दिखी। एक महीने टीवी पर लाइन पड़ी थी, उज्जैन में शिप्रा का पानी घरों में घुस गया। भोपाल, इंदौर, धार, देवास सब में झड़ी लगी थी और सब जगह फ़ोन लगा के पछा था, खतरा कहीं ना था। और लेकिन सबको पुराने दिन याद आ गए। आपको सबसे पहले बता दिए जाते हैं, यहाँ पे क्या है कि इन्होंने पुराने दिन, भोपाल जो इंदौर में पड़ता है, ठीक है, इंदौर, भोपाल, धार, देवास ये सब मध्य प्रदेश में ही है, और झड़ी लगी, समझे। और अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था। यानी ये बोल रहे हैं कि इस समय उतनी बारिश नहीं होती जैसे पहले होती थी, इसलिए पहले का औसत पानी गिरे तो लोगों को लगता है कि ज़्यादा गिर गया। और इस बार भी बरसात वहीं 40 इंच गिरी, और कहीं ज़्यादा है तो कहीं थोड़ी कम। लेकिन लोग टीवी की समझ में अति की बोलने लगे, और उज्जैन से देवास होते हुए इंदौर को जाना मालवा के आंगन में से निकलना है। और क्वार की धूप तो पूरी पूरी गर्दई हरियाली से तबीयत झक हो जाती। और लेकिन कुएं और बावड़ी का मतलब क्या है? उसका भी मतलब कुआं ही होता है, ऐसे जहाँ पे पानी को स्टोरेज किया जाता है। और तालाब तलैया के लबालब भरे नदी नालों के बहते और फसलों को लहराते देखो तो क्या गजब की विपुलता की आश्वस्ता मिलती है। और खूब मनाओ दशहरा दिवाली, और अब की मलबा खूब पकियो। इंदौर उतरते ही गाड़ी में सामान रखते दब्बा को कहा कि अपने को सब नदियाँ, सारे तालाब, सारे ताल तलैया और जलाशय देखने हैं, सब पहाड़ चढ़ने हैं। और उसने मुस्कुराते हुए कहा, यही से इन्हीं यार पहले माता बिठाएगा। माता तो बैठ गई और आरती भी हो गई। ताऊ जी एक बजने वाली है। बाद में पाया कि उम्र भी सब अब 70 की हो जाएगी और पहाड़ चढ़े नहीं जाएंगे, नदी नाले पार नहीं होंगे, सूखती सुनहरी घास बुलाएगी, लेकिन उस पर लेटकर रड़का नहीं जा सकेगा। मन से तो किशोर हो सकते हैं, शरीर वैसा ही फुर्तीला, लचीला और गर्वीला नहीं हो सकता। उम्र जो ले गई उसे ले जाने दो, उसका जो है रखे अपने, जो है उसे जिए। और इस त्रासदी प्रतीत के बावजूद जो जगहों से नर्मदा देखी, ओंकारेश्वर में उस पार से सामने सीमेंट कंक्रीट का विशाल राक्षसी बांध पर उस पर बनाया जा रहा था। शायद इसलिए वह चिढ़ती और तिन फिनाती करती बह रही थी, और मटमैली कहीं छिछली और अपने तल के पत्थर दिखाती, कहीं गहरी अथाह और बड़ी बड़ी नावें वहाँ नहीं थी, और शायद पूरे में बहने से बचाकर कहीं रख दी गई। यानी क्या है कि यहाँ इस समय जैसे नदियों में जो नाव बहती है, तो इस समय जब उफान आने वाला था तो इन्होंने क्या किया, नाव को सबको बाहर निकाल दी। ज्योतिर्लिंग की तीर्थधाम वह नहीं लग रहा था और बहने से बचकर निर्माण में लगी बड़ी बड़ी मशीनें, गुर्राते ट्रक थे। और वहीं थोड़ी देर क्वार की चिलचिलाती धूप मिली, और लेकिन नर्मदा के बार बार
पूर आने के निशान चारों तरफ थे और बावजूद ने बांधों के नर्मदा में अब भी खूब पानी और गति है। अर्थात यहाँ लेखक कह रहा है कि यहाँ पे इतने बांध बनाए गए। आपको बता देता हूँ, सतलुज नदी पे भी बहुत ज़्यादा बांध बने हुए हैं। भाखड़ा नांगल बांध जो सबसे बड़ा बांध माना जाता है भारत का। नर्मदा नदी पे भी छोटे मोटे जो है 100 से ज़्यादा, छोटे और मझोले जो हैं वो 100 से ज़्यादा बांध है। और ऐसे ही भारत में सरदार सरोवर बांध है, ठीक है, जो कि नर्मदा नदी गुजरात में जब प्रवेश करती है, ठीक है, फिर वो वहाँ पे बांध बनाती है, छोटे और मझोले बांध। तो ये बताया गया इसमें, नेमावर के पास बजवाड़ा नर्मदा शांत, गंभीर और भरी पूरी थी। शाम को जाने पर भी जैसे अपने अंदर के मंदे उजाले से गमक रही थी और चवत चांद पर उसका लटका हुआ मिट्टी की ऊंची कगार पर पेड़ों के बीच वे चुपचाप उसे प्रणाम कर रहे थे। बहन जी ने जैसे ही सहलाते हुए कहा कि थक गई है, देखना अब रात बहेगी। रात भर हम उसके किनारे ही सोए। सवेरे उठकर फिर जैसे उसके नमन में उसके किनारे बैठे, अब वह शांत रह रही थी। अपने घाट नीचे नर्मदा किनारे के लोग, बहन जी गंगा किनारे की हम नदी को नदी नहीं मानते, इसको नर्मदा मैया और उससे हम बने हैं और उसके किनारे बैठने, माँ की गोद में डूबना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, भारत ही एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जो नदी को नदी नहीं मानता, नदी को माँ के रूप में मानता है, नदी को अमृत के रूप में मानता है। फिर भी देखा जाता है कि हमारे यहाँ पे नदियाँ बहुत गंदी है, ठीक है, मैली कुचेली है, और सरकार इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव कार्यक्रम कर रही है। बहुत सारे ऐसे इनके कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे गंगा बचाओ परियोजना, यमुना बचाओ परियोजना, और भी बहुत सारी नदियां हैं, उनको बचाने की बहुत सारे योजना परियोजना चल रहे हैं। पर जब तक मानव खुद आगे उठकर जागरूक नहीं होगा कि हमें नदियों को बचाना है, हमें उसमें गंदगी नहीं फेंकनी, क्योंकि वो हमारी माँ है और माँ के ऊपर कोई गंदगी नहीं फेंकता, तो हमें उसको क्या है कि फिर उसको साफ़ करने के लिए हमें ज़्यादा प्रयत्न नहीं करने पड़ेंगे। क्योंकि जब हम खुद अवेयर हो जाएंगे, खुद जागरूक हो जाएंगे, तो नदियाँ भी यहाँ पे साफ़ हो जाएगी, ज़्यादा गंदगी नहीं करेंगे। तो आइए फिर इस चैप्टर के पास, इस चैप्टर के इसमें चलते हैं, हम इसके सार को समझते हैं। हमारा एक ही मकसद है आप लोगों के बीच में, कि हमारा मकसद ये है कि आपके साथ शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, यानी शिक्षा के साथ भी और शिक्षा के बाद भी, ये हमारा स्लोगन है। ओंकारेश्वर और नेमावर जाते हुए दोनों बार विंध्यन के घाट उतरने पड़े। विंध्यन एक पहाड़ी भी है विंध्याचल की, ठीक है, विंध्यन के घाट उतरने पड़े। एक तरफ सिमरौल का घाट और दूसरी तरफ बिजवाड़, और दोनों में सांगोन के जंगल पत्ते खांकरे हुए थे और फुनगियों के फूल झड़े थे, और सिमरौल के बीच में चोरल खूब बहती हुई और बिजवाड़ में नाला बह रहा था। पहाड़ी नदी रपट पर बचपन में ही प्रतिपक्ष और नवरात्रि पर ऐसे ही पानी मिलता था और सारे नदी नाले कलमल करते जीवित हो उठते, और पहाड़ों के सीने में कितने स्रोत हैं, सब बहे तो नीचे में की काली मिट्टी खूब उमकर फूल फूल और अन्न देती है। नेमावर के रास्ते पर हे केवड़ेश्वर है, और जहाँ शिप्रा नदी निकलती है, और कालिदास की शिप्रा, यानी शिप्रा को कालिदास की शिप्रा के नाम से जाना जाता है। इसकी बहुत एक रोचक कहानी है कालिदास और शिप्रा नदी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम इस चैप्टर के बारे में बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं। लेकिन उज्जैन में महाकाल के पांव पखारे तो पवित्र हो गए। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। यहाँ पे चंबल विंध्य के जाना पाव पर्वत से निकली और निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, ग्वालियर होती हुई इटावा के पास जमुना में जा मिली। कहते हैं चंबल को हमने घाटा बिलोद में ही देखा, और शायद आप लोगों को ये ज्ञात हो कि चंबल की जो नदी है ये सबसे साफ नदी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये बीहड़ में बहती है और यहाँ पे कोई भी मनुष्य का प्रवास नहीं है, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा जंगल एरिया है और यहाँ मनुष्य प्रवास नहीं करता। जहाँ मनुष्य प्रवास करेगा वह नदी नाले गंदे करेगा ही। यहाँ पे चंबल की बात हो रही थी, और आगे बहुत बांध है और खूब पानी है, और इस बार गांधी सागर के सब फाटक खोलने पड़े। इतना पानी भरा, गंभीर इतनी बड़ी नहीं कि, लेकिन हालोद के आगे यशवंत सागर की
इस बार की उसने इतना भर दिया कि 2500 साइफन चलाने वाले 67 साल में तीसरी बार ऐसा हुआ। पार्वती और काल सिंधी ने भी फिर रास्ता रोका। ये दोनों नदी है, काली सिंधी और पार्वती, ये दोनों ही एक नदियों के नाम हैं। अब हमारे यहाँ पे क्या है कि आपको बता देते हैं, पठार नदियों में पूर आई और उसके पास से बहने वाली नर्मदा ने भी खूब पानी आया और बरसों बाद हजारों साल की कहावत सच्ची हुई और मालवा धरती गहन सहन डगडग रोटी पक पक नीर दक्षिण में उत्तर की ओर ढलाने इस पठार की सभी नदियों के दर्शन हुए और खूब पानी, खूब बहाव, खूब कृपा। नदी की सदा नीरा रहना जीवन के स्रोत का सदा जीवन रहता है। अब आपसे एक प्रश्न भी कर सकता है कि एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, इसमें बोला गया है डगडग रोटी पक पक नीर दक्षिण में उत्तर की ओर ढलाने वाली इस पठार की सभी नदियों के दर्शन हुए, खूब पानी बहा और नदी का सदा नीरा रहना जीवन के स्रोत का सदा जीवित रहना। अगर नदी अगर सदा नीरा नहीं रहेगी तो जीवन का स्रोत जो है वो अस्तित्व मिट जाएगा, क्योंकि पूरी पृथ्वी में सिर्फ पीने लायक जो जल है वो नदियों से आता और नदियों का जल जो है वो प्राचीन ग्लेशियर से आता है, जो हिमानियों से आता है। और ये क्या है कि ऊपर से पहाड़ों की ढलानों से ये मैदान और घाटियों में आके ये फिर हमारे घर घर तक पहुंचता है। और शायद आप लोगों को पता नहीं, भारत से गंगा जल को क्या है कि पूरे विश्व में ले जाते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा जल है, हर किसी जल में कि कीड़े पड़ जाते हैं, घुन लग जाता है, गंदगी हो जाती है, शैवाल लग जाते हैं, पर गंगा जल एक ऐसा जल है जिसमें कोई भी कीड़े नहीं लगते और कोई भी शैवाल नहीं लगता। इसको चाहे आप 10 साल भी एक बोतल में डाल के रख लीजिए, कभी भी इसमें से कोई बदबू नहीं आएगी, कोई स्मेल नहीं आएगी। और ये खाली हम नहीं, पूरा विश्व इस जल को ले जाता है, पीने के लिए ले जाता है। ठीक है, आज के समय तो बहुत सारे ऐसे प्रकार के जल निकल आए जो ब्लैक वाटर वगैरह जो लोग पीते हैं, गोल्डन वाटर, ब्लैक वाटर, पर गंगा जल समान पवित्र इस दुनिया में कोई जल नहीं है, कोई तरनी नहीं है। नदियों के नंबर का तालाबों का और हमारे आज के इंजीनियर समझते हैं कि वे पानी का संबंध जानते हैं और पहले ज़माने के लोग कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि ज्ञान तो पश्चिम के रेनेसा के बाद ही आया। रेनेसा हमने 11वीं कक्षा में रेनेसा के बारे में पढ़ा था, जो कि पुनर्जागरण। मालवा में विक्रमादित्य और भोज और मुंज रेनेसा के बहुत पहले हो गए और मालवा राजा भोज कहा जाता है। काहे राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये वाला आपने कहीं कहावतें सुनी होगी, स्टेटमेंट आपने सुना होगा। और कहते हैं कि विक्रमादित्य जैसा कोई दूसरा राजा धरती पे पैदा नहीं हुआ, कहते हैं। ये सब कुछ माइथ्स में है और उस कथाओं में, दंत कथाओं में हमने इसको पढ़ते हैं। शायद आप लोगों ने भी इसको पढ़ा होगा। तो बरसात का पानी रुका रहे और धरती के गर्भ में पानी को जीवंत रख सके, क्योंकि आपको पता है कि अंडरग्राउंड वाटर होना ज़रूरी है। अगर अंडरग्राउंड वाटर सूख गया तो आपके घर पे लगा हुआ समरसेबल भी काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे पानी को जीवंत रख सके और हमारे आज के नियोजकों और इंजीनियरों के तालाबों को गोद से भर जाने दिया और ज़मीन के पानी को पाताल से भी निकाल लिया और नदी नाले। और आज आपको पता है शहरों में कोई ऐसा तालाब तो होता नहीं, ताल तलैया होते नहीं, कुएँ बावड़ी होती नहीं। तो इसलिए शहरों में ज़्यादातर क्या होता है, पंपिंग सिस्टम होता है, जो कि हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग करके ज़मीन को खोद के पानी निकालते हैं, जिसमें हम एक अंदर समरसेबल पंप बैठा देते हैं और जिससे कि पानी को हम मोटर के सहारे वेग से ऊपर की ओर ढकेलता है वो मोटर। ठीक है, तो हाथी पाला नाम इसलिए है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ये हाथी पाला का नाम इसलिए है कि कभी वहाँ की नदी को पार करने के लिए हाथी पर बैठना पड़ता था, क्योंकि इतना पानी हुआ करता था कि हाथी पाला जाता था नदी पार करने के लिए। चंद्रभागा पुल के नीचे उतना पानी नहीं रहता और जितना महाराष्ट्र की चंद्रभागा नदी में इंदौर के बीच से निकले और मिलने से ये उसे हरा भरा और गुलजार रखती है। और आज वह सड़े नालों में बदल गई है। क्यों सड़े नालों में बदल गई है? इसलिए क्योंकि यहाँ पे मनुष्य ने इसको इतना गंदा कर दिया है कि आज जो नदियाँ हैं ये
अपना रूप बदल लिया है। और यहाँ पे पूजा के साथ साथ हम ऐसी ऐसी चीज़ों का यहाँ पे तर्पण करते हैं जो कि नदियों को युगों युगों तक गंदा करती आ रही है। यहाँ पे हमने बता दिया आपको। तो चौमासे में चलती, बाकी महीनों में बस्तियों के नालों का पानी ढोती और सभ्यताओं को जन्म दिया। और हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है। और हमारी जो सभ्यता है या किसी भी विश्व की किसी देश की सभ्यता है वो एक नदी के नाम पे ही है। जैसे हमारी जो सभ्यता है वो सिंधु नदी के नाम पे है, जिसको इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला गया है। और साथ में क्या है कि बहुत सारी सभ्यताएं जो ऐसी हैं जो नदियों के नाम पे जानी जाती है। और आज वो नदियाँ जो है जीवंत नहीं है, क्योंकि हमने उन नदियों को मार डाला है, क्योंकि अपने कुछ स्वार्थ की खातिर। और हमने उस नदियों को क्या किया है, उस नदियों में इतनी गंदगी कर दी है कि आज रसायन इतना ज़्यादा प्लवित हो रहा है, जो कि कोई भी उस जल को पिएगा या उस जल को रिसाइकल करने, पुनर्चक्रण करने के लिए या उसको स्वस्थ करने के लिए काफ़ी से काफ़ी समय और धन दोनों ही लगेगा। बड़ी बड़ी मशीनें लगेगी, जो कि क्या करती है, सरकार पे और बोझ डालती है। और सरकार पे जब बोझ पड़ेगा तो वो बोझ आम जनता पे भी पड़ेगा। तो यहाँ पे कि 5 इंच ज़्यादा पानी गिरा और इसमें नदी, नाले, तालाब, बावड़ियाँ और कुएं चैतन्य हो गए। अपने पहले अखबार नई दुनिया की लाइब्रेरी में भी अब भी पानी से सन 1878 से रिकॉर्ड मौजूद है। 128 साल की यह जानकारी आँख खोलने के लिए काफ़ी है। इनमें से एक ही साल था 1899 का, जब मालवा में सिर्फ 15.75 इंच पानी गिरा था। और लोक में यही 56 का काल है, लेकिन राजस्थान के ठेठ मारवाड़ से तब भी लोग यही आए थे और कहते थे कि तब भी खाने और पीने को काफ़ी था। इन 128 सालों में एक ही साल अतिवृष्टि का था और सन 1973 में 77 इंच पानी गिरा था। और तब भी यशवंत सागर, बिलावली, सिरपुर और पीपलिया पाला टूटकर बहे नहीं थे। 28 इंच से कम बारिश हो तो वह सूखे का साल होता है, लेकिन ऐसे साल ज़्यादा नहीं है। और 56 के काल ने देश में हाय हाय मचाई, लेकिन मालवा में लोग ना प्यासे मरे और ना भूखे, क्योंकि उनके पहले के साल खूब पानी था। और बाद के साल में भी अपने नदी, नाले, तालाब संभाल के रखो तो दुष्काल का साल मज़े से निकल जाएगा। और लेकिन अर्थात इसमें लेखक कहता है अपने नदी नालों को संभाल के रखो। अगर आप अपने नदी नालों को संभाल के नहीं रखोगे तो क्या होगा, अगर नदी नहीं होगी तो जल नहीं होगा, और जल नहीं होगा तो वहाँ पे सिंचाई नहीं होगी। इरिगेशन सिस्टम जो है बहुत ही अर्थव्यस्त हो जाएगा। और जब अर्थव्यस्त हो गया तो उससे क्या होगा, उससे देश में बहुत सारा त्रासदी उत्पन्न होगा, अकाल उत्पन्न होगा, भूखमरी उत्पन्न होगा, जिससे कि कोई भी अनाज फलेगा नहीं। अर्थात तो यहाँ पे नई दुनिया, इसमें क्या कहते हैं कि तालाब संभाल के रखो। और लेकिन हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वही उजाड़ की अब सभ्यता है, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं। और धीरे धीरे कुछ ऐसे भी जो हैं ये सरकार और प्राइवेट कंपनियों के बड़े बड़े औद्योगिकरण फैलता जा रहा है, जिससे कि बहुत सारे केमिकल या रसायन जो है वो पानी में मिलते जा रहे हैं और पानी को दूषित कर रहे हैं। और उसको साफ करने में बहुत समय लग जाएगा। और इसलिए कहा जाता है कि ये अब सभ्यता है और हम सभ्यता की ओर तो बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग अपने आप को डेवलप मान रहे हैं, पर क्या हम उन सब नैतिक चीज़ों को भी याद रखें जो कि हमारी सभ्यता के साथ जुड़े पड़े हैं, जो कि हमारे औद्योगिकरण में बाधा ना उत्पन्न करे। पता लगता है कि आने वाले समय में पानी नहीं बचा हो और ना ही हमारे पास स्वच्छ वायु बची हो। और आज के समय में हम खुद देखते हैं कि पानी की इतनी ज़्यादा नीड है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। लोग पानी के लिए दूर दूर तक चले जाते हैं और सिर्फ 0.03% पानी ही पूरी पृथ्वी में पीने लायक बचा हुआ है। बाकी तो हम लोगों ने उसको प्रदूषित कर ही दिया है, हमने कहीं तक छोड़ा नहीं उस जल को। तो यही बोलते हैं इसमें जो लेखक हैं, और खाऊ झाड़ू सभ्यता इसमें बोलते हैं नई दुनिया
की लाइब्रेरी में कमलेश सेन और अशोक जोशी ने धरती के वातावरण को गर्म करने वाली इस खाऊ जाड़ू सभ्यता को जो कतर ने निकल रखी है वह बताने के काफ़ी, और मालवा धरती गहन गंभीर क्यों नहीं है और क्यों यह डगडग रोटी और पक पक नीर है। आपसे ये भी प्रश्न कर सकता है डगडग रोटी और पक पक नीर की आवश्यकता क्यों है, या ये क्या है। ऐसा कुछ आपको स्टेटमेंट या कुछ ऐसा लाइन दे देगा या कुछ ऐसा अंतरा दे देगा जो कि आपको उसको संदर्भित करना पड़ेगा। और क्यों हमारे समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है, क्योंकि समुद्रों का पानी इसलिए गर्म हो रहा है, धीरे धीरे लोगों की आबादी बढ़ रही है और लोग जो है कि अपने ज़्यादातर घर नदी और समुद्रों के पास ही बसा लेते हैं, जिससे कि उनका जो भी वेस्टेज जो होता है, जो भी कूड़ा कचरा होता है, घर का मल होता है, वो सीधा नदियों में चला जाता है। इससे नदियों और समुद्रों में बहुत बड़ा प्रदूषण होता है, जिससे कि बहुत सारी जो मछलियां हैं वो क्या है, मर रही है। बहुत सारे ऐसे समुद्री जीव हैं वो मर रहे हैं, और जिससे वातावरण ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है और मौसमों का चक्र बिगड़ रहा है। और जब मौसमों का चक्र बिगड़ जाएगा तो हैवी रेनफॉल होने के कारण बादल फटेंगे भी और बादल अपना रूप बदलेंगे, वातावरण अपना रूप बदल लेगा, जो कि एक अमृत वर्षा नहीं मानो, ऐसा अतिवृष्टि हो जाएगी जिससे कि सारे खेत खलियान डूब जाएंगे और सभी लोग क्या है कि मौत की निद्रा में चले भी जा सकते हैं। और बहुत सारी गैसों का निकलना, जैसे बाड़मेर में गांव डूब गया, क्यों यूरोप अमेरिका में इतनी गर्मी पड़ी, और क्योंकि वातावरण को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्राइट, ऐसे बहुत सारी गैसें हैं जो कि क्या कर रही है, वातावरण को प्रदूषित कर रही है। तो ये सभ्यता क्या मानी जाती है, अमेरिका भी घोषणा करता है, आपको शायद पता नहीं 1992 में सबसे पहले पृथ्वी सम्मेलन में यही सब बातें बताई गई थी, जिसमें कि कुछ ऐसे मानव कारण के वजह से जो कि क्या है, पृथ्वी में बहुत सारी क्षतियां हो रही हैं। तो इसी को लेकर खाऊ जाड़ू जीवन पद्धति पर कोई समझौता नहीं करेगा, लेकिन हम अपने मालवा की गहन गंभीर और पक पक नीर की डगडग रोटी देने वाली धरती को उजाड़ने में लगे हैं। और हम अपने जीवन पद्धति को क्या समझते हैं। इसी के साथ आपसे इस चैप्टर आशा है कि आपको ये अध्याय समझ में आया होगा, और अगर आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्रेम दीजिए, ताकि हम ऐसे और भी वीडियोस आपके सामने ला सकें और आपको एक एक चैप्टर को अच्छी तरह समझा सके। आने वाले जो CBSE बोर्ड में ये आपसे पूछा जाएगा, और आशा है आप लोगों को, आप कमेंट करके भी बताएंगे कि ये चैप्टर कैसा लगा, और साथ में कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और शेयर कीजिए। जितने भी आप शेयर करेंगे तो हमें भी एक हौसला मिलेगा। आपके साथ ही मैं दोबारा किसी नए चैप्टर के साथ मिलता हूँ। धन्यवाद, आपका आभार, अभिनंदन। तो यहाँ पे शिक्षा के साथ भी और शिक्षा के बाद भी, तो इसी स्लोगन के साथ मैं आपसे अभी तत्काल में विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।